आशुतोष, पूरी घटना को देखकर साफ तौर पर लगता है कि गलती पूरी तरह से उस ड्राइवर की थी, क्योंकि एक तो गाड़ी अचानक से बढ़ाना नहीं चाहिए था, उसके बाद एक पत्रकार का पांव गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया है, उसके बावजूद वो गाड़ी पीछे नहीं कर रहा था। ये तो सीधे तौर पर मतलब उनके बॉडीगार्ड्स जो भी थे उनके साथ, निजी सुरक्षाकर्मी, वो उनकी गुंडागर्दी है और क्या। आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद इस पर। आनंद जी, देखिए, चूंकि मीडिया को लोग अक्सर मीडिया पर सवाल तो बड़े खड़े कर देते हैं, अगर आप कड़े सवाल पूछ दें कुछ जो उन्हें चुभ जाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप खुद ऐसे नेता बयान देते रहते हैं कि मीडिया अटेंशन उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सके, और उसके बाद आपका यह रवैया रहता है। देखिए, न केवल मीडिया का अपमान आरजेडी और लालू कुनबे में रचा बसा हुआ है, और न केवल मीडिया, जनता का भी अपमान करते रहे हैं। आपको पिछले कुछ घटनाओं को याद दिलाऊं कि दिल्ली में जब आरजेडी बनी थी उस समय में पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो लालू यादव के लोगों ने मारा जी। उसके बाद जब रामविलास पासवान जी के ऊपर में पटना में लालू जी से सवाल पूछा गया तो पत्रकारों को पीटा गया, और आज फिर ये घटना दिखी है। तो पत्रकारों के साथ या जनता के साथ जनता का अपमान करना, पत्रकारों का अपमान करना, ये आचरण में बस गया है लालू जी और लालू जी के कुनबे के साथ। तो इसमें कोई अस्वाभाविक हमको नहीं लगता है। आप आरजेडी के कार्यकाल को देखें कि कितनी क्राइम होती थी। दूसरा, बूथ की बात अब कर रहे हैं तो बूथ पर से, पोलिंग बूथ पर से बक्सा लेके भाग जाते थे, या जहां उनका पोल नहीं होता था उस बक्सा में पानी डाल देते थे। ये आरजेडी की संस्कृति है जी। चलिए एक बार आशुतोष के पास हम फिर से चलेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। आशुतोष, आपकी बात हुई है वहां एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कहा है लोगों ने? देखिए, अभी एयरपोर्ट थाना के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। वो फिलहाल ये कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, और अभी तक कोई मामला भी दर्ज नहीं कराया गया है, और वो कोशिश कर रहे हैं जानकारी लेने की, लेकिन वो अब तक पूरी घटना से अनभिज्ञ है। जी जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये घटना हुई है, और आनंद झा जी कह रहे हैं कि दरअसल ये रवैया रहा है उस परिवार का। हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अजय झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। एमके सिंघल साहब हैं, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और राजेश राठौर साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है। राजेश राठौर साहब, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे कि एक पत्रकार का पैर जो है वो गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है, इस बात की फिक्र नहीं होती है तेज प्रताप यादव को कि उस पत्रकार का पैर कुचला गया है, और उस आपाधापी में शीशा टूटता है तो उनके बाउंसर्स उतरकर मारने लगते हैं पत्रकारों को। यह किस तरह का रवैया है? आप जानते हैं कि अगर आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, विधायक हैं, तो पत्रकार आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए अभिषेक जी, जाहिर तौर पे बात है कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तो मीडिया से जुड़ाव, मीडिया से लगाव, मीडिया का आमना सामना हमेशा होते रहा है, होता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हम सबों को संयम बरतने की आवश्यकता होती है, आपाधापी में भी खासकर सजग रहने की आवश्यकता होती है। तो जो घटनाएं घटी हैं, अगर पहला इसमें सीधा तौर पे हमसे पूछेगा एक शब्द बोलिए, तो ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि उस समय की परिस्थिति क्या होगी, क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा किए बिना एक शब्दों में यह दुखद और निंदनीय है। इस घटना को हम व्यक्तिगत तौर पर इस घटना के लिए दुख व्यक्त करते हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। अब बाकी बात है कि कभी भी किसी भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को मीडिया से सामना करने के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। मीडिया के सामना हम करते हैं, ठीक है, सवाल तीखे होते हैं, हम उससे टाल के भी चले जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो घटनाएं घटी है, लेकिन एक बात जो देख रहे हैं लगातार, उसमें तेज प्रताप यादव स्वयं गाड़ी में है, लेकिन उनके बाउंसर का जो रवैया है उसको हम अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है राजेश राठौर साहब, मैं भी यही कह रहा था कि सीधे तौर पर यह मैं नहीं कह सकता कि तेज प्रताप यादव की कितनी गलती रही होगी वहां पर, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अगर निजी सुरक्षाकर्मी लेकर चलते हैं, बाउंसर्स लेके, जो कि आजकल स्टेटस सिंबल भी बना हुआ है, फैशन है, तो आपको कम से कम उन बाउंसर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर गलती परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन तेज प्रताप की ही सबसे बड़ी बनती है कि आपने निजी सुरक्षाकर्मी तैनात कर रखे हैं वहां पर। देखिए इसमें दो राय है कि दो राय नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक बड़े, तेज प्रसाद यादव जी एक बड़े नेता हैं, उनको बड़े व्यक्ति भी हैं, बड़े नेता भी हैं, बड़े परिवार से जुड़ाव है, तो उनको सुरक्षा की आवश्यकता होगी। बाउंसर रखना कुछ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाउंसर के इस हरकत को हम ठीक नहीं मानते हैं। बाउंसर को समझना चाहिए कि वो नेता के सुरक्षा के लिए है, नेता के सुरक्षा। बाउंसर की हरकत नहीं है, तेज प्रताप यादव के कार्यशैली, आरजेडी के कार्यशैली का नतीजा है।
और बाउंसर जो रखे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लूट के, चारा घोटाला से लेके और मिट्टी घोटाला से लेके सारे पैसे को इकट्ठा करके आज बाउंसर रखते हैं और बिहार की जनता और पत्रकारों को पिटवाते हैं। नीतीश कुमार के सरकार में हुए, आप निष्पक्ष चर्चा के लिए नहीं आए हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। 31 घोटाले नीतीश कुमार के सरकार में एक भी आप सरजमीन पर लाके दिखाइए राठौर जी। आपके तथ्य में अगर आधार है तो मैं चुनौती देता हूं कि आप साक्ष्य लेके आइए। एक भी इस तरह की घटना अगर है तो गिरफ्तारी सुन लीजिए। ठीक है, चलिए इस पर घोटाले के पैसे कहाँ गए? मुझे लगता है कि थे सुशील मोदी थे। जी मुझे लगता है कि पैसे के चुराने के लिए बताने के लिए इस पर की गई है ये, और वो भी इस वक्त आप आरोप प्रत्यारोप की बात करें, किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे दल को आरोपित कर रहे हैं। नहीं राजेश राठौर साहब, प्रज्ञा ठाकुर को बयान को भारतीय जनता पार्टी का बयान मानते हैं क्या? हम नहीं, प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो बयान दिया उसको उन्होंने वापस लिया। चलिए लेकिन वो एक अलग विषय है। मामला कहीं और नहीं जाए। आनंद जी ये मामला कहीं और नहीं जाए। राजेश राठौर साहब चलिए, राजेश राठौर साहब चलिए, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ है, लेकिन मुझे लगता है कि सबके लिए, सबको लग रहा होगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे समय में, मतदान के समय मतदान केंद्र के पास इस तरह से घटना। बिल्कुल, इस पर सियासत की बजाय हम इसको निंदा ही करनी चाहिए। चलिए एक बार हम चलते हैं न्यूज रूम में। हमारी सहयोगी सलोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो इस वक्त अपडेट के साथ हैं कि वोटिंग परसेंटेज इस वक्त क्या है। सलोनी, एक बार झारखंड का रुख कर लेते हैं। अंसारी साहब बताएं, मतदान वहां भी चल रहा है और ये जो है सीट, जो 3 सीटें हैं वो संथाल की हैं। संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। इस बार आपने गठबंधन किया है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ। क्या लग रहा है संथाल में उस किले को भेद पाएंगे, उस दुर्ग को भेद पाएंगे जो अब तक जेएमएम मानती है कि नहीं अभेद्य दुर्ग है? देखिए, संथाल का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अभेद्य है। हम निश्चित तौर पर वहां पर हमारा भी अपना जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार है। निश्चित तौर पर हम तीनों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। हमने उसकी तैयारी कर ली है। बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को हमने लगा दिया है जी। और पूरे, चाहे राजमहल हो, चाहे दुमका हो, चाहे गोड्डा हो, तीनों लोकसभा क्षेत्रों पर हम एकदम हरेक कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर एक्टिवेट किया है और हमने अलग से पैरेलल बूथ बैठा दिया है। और हर हाल में इस बार जीत सुनिश्चित करने के लिए हमने अपनी तैयारी कर ली है। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में भी शिबू सोरेन को शिकस्त नहीं दे पाए थे संथाल। वो देखिए, वो परिस्थितियां तब क्या थी कि तब इस राज्य के वहां संथाल की भी जनता में उहापोह की स्थिति थी। अभी राज्य में 5 साल की सरकार चली है। पहली बार झारखंड सरकार ने संथाल परना में एक बेहतर काम करके दिखाया है। वहां विकास की धाराएं बही है। 2014 की परिस्थितियां आज की स्थिति में नहीं है। आज दुमका के लोग, संथाल के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 40 वर्षों से उनको ठगने का काम किया है, झांसा देकर के उनका वोट लेने का काम किया है, विकास के नाम पर वहां पर कुछ नहीं किया है। वहां की जनता समझ रही है। बिल्कुल, विनय सिन्हा जी, इसलिए विनय सिन्हा जी, ये दावा है, बीजेपी का भी पहले दावा रहा है और ये आजसू भी कह रही है। 2014 में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कामकाज वहां के लोगों ने नहीं देखा था या फिर रघुवर दास का काम नहीं देखा था। अब दोनों सरकारों का काम देखने के बाद पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति का दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। देखिए, 14 का 14 सीट हार रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनका अलायंस। काम किया नहीं किया, ये आम जनता मत जो दे रही है वो मालूम है। मतलब आपने उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर दावा कर दिया। क्या वाकई ऐसा लगता है कि महागठबंधन, नहीं, ये सिर्फ आप महागठबंधन के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इस नाते बोल रहे हैं कि वाकई आपके पास कोई तर्क भी है कि 14 सीटों पर आप क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं? नहीं, मैं तो बहुत जमीन स्तर का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते मुझको जितना मालूम है ग्राउंड रियलिटी वो मैं जानता हूं। क्योंकि 32 वर्षों से हमने संगठन का काम किया, या युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में या कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, इसलिए मुझको संगठन के बारे में मालूम है और ग्राउंड रियलिटी मालूम है कि दुमका में क्या हो रहा है, गोड्डा में क्या हो रहा है, साहेबगंज में क्या हो रहा है। विकास की बात अगर दुमका को कोई जाना जाता है, संथाल परगना के क्षेत्र को जाना जाता है, तो आदरणीय गुरुजी का नाम सबसे पहले आता है। और झारखंड आंदोलन से लेकर करके हर उस विकास का खाका खींचने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं उनका नेतृत्व ने किया। इसलिए प्लस इस बार गठबंधन तो पिछली बार भी था और इस बार भी गठबंधन, कांग्रेस के एक वर्कर
आरजेडी के एक वर्कर, झारखंड विकास मोर्चा के एक वर्कर, सारा इवन कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन उनको प्राप्त है। आप समझ लीजिए महागठबंधन का जो स्थिति है बहुत ही मजबूत है, और जो पोलिंग हो रही है वहां से जो मैसेजेस हम लोग को आ रहे हैं वो बहुत पक्षधर है, और आदरणीय गुरुजी निश्चित रूप से जीतेंगे, प्रदीप यादव गोड्डा से जीतेंगे और साहेबगंज से हांसदा जी जीतेंगे, इसमें कहीं संशय नहीं है। रह गई बात विकास का, तो विकास केवल जमीन को लूटने का काम किया है, और वो गोड्डा और साहेबगंज के लोग और दुमका के लोग जानते हैं कि सीएनटी-एसपीटी का छेड़छाड़, पूरा भूमि अधिग्रहण बिल का छेड़छाड़ कर करके उस इलाके के लोग। चलिए ठीक है, एक बार हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि आप लोग तो दलीय राजनीति की बात कर रहे हैं। अजय झा जी, ठीक है, एक वहां पर अजय झा जी का रुख कर लेते हैं। अजय झा जी, चूंकि ये झारखंड की हम 3 सीटों का भी जिक्र कर रहे हैं, ये 3 सीटें हैं, इसमें से 2 सीट जो है वो सुरक्षित सीटें हैं और एकमात्र गोड्डा सीट जो है वो जनरल है। अब जरा बताएं कि कहते हैं कि अगर पिछड़े तबके का वोट लेना है तो महागठबंधन का कास्ट कॉम्बिनेशन इस तरह का उन लोगों ने बनाया है कि वो वोट उनके पक्ष में जाएगा। आपको क्या लगता है 2014 और 19 में क्या फर्क देख रहे हैं झारखंड में? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जिस तरह से हम लोग देखते रहे हैं चुनावी प्रबंधन जो होता रहा है एक लंबे समय से इस देश में होता रहा है कि उसमें जातीय गणित को काफ़ी महत्ता दी जाती रही है, और वो बिहार, चूंकि झारखंड तो बिहार का ही हिस्सा था, वही कल्चर है, तो वहाँ भी वही चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको यूपी और कई अन्य राज्यों में भी मिलेंगे कि जातीय प्रबंधन इस तरह के इलेक्शन मैनेजमेंट में उसका एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता रहा है सभी पार्टियों के द्वारा, तो वो उसे लोग ध्यान में निश्चित तौर पर रखते हैं। परंतु उसके साथ ही साथ कई और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर के जो नेतृत्व हैं या प्रांतीय स्तर के जो नेतृत्व हैं, उनकी छवि क्या है, उन्होंने काम क्या किए हैं, उसके इम्पैक्ट लोगों में मैसेज क्या गया है, परसेप्शन क्या बना है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। और इसके अलावा फिर उसके बाद वो ग्राउंड स्तर पर जो आप कह रहे हैं वहाँ से कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए ग्राउंड स्तर पर किस तरह से लोगों ने जो बिल्कुल निम्न स्तर पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने किस हद तक कमिटमेंट के साथ वहाँ पार्टी के साथ वो खड़े होकर के अपना जो कुछ भी सपोर्ट देना है वो दिया है। ये सारी चीज़ें उसमें कहीं भी कोई मिसमैच हुआ तो मैं कहीं ना कहीं आप एग्जैक्ट इम्पैक्ट नहीं देखेंगे। तो अब झारखंड का जहाँ तक सवाल है, आपने कहा कि अभी भाजपा की वहाँ सरकार है एक लंबे अब एक फुल टर्म उसका होने ही वाला है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें कई चीज़ें वहाँ काम हुए भी हैं और कई एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा खुद है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनके इशूज़ रहे हैं और इतने ज़्यादा उन्होंने एक्सपेक्टेशंस लोगों में रखे हैं। तो प्रांतीय स्तर पर बिहार की बात तो मैं कह सकता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन झारखंड की जो सूचना है वहाँ भी पता है कि वहाँ भी भाजपा की सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि झारखंड जो है वो वहाँ पर बहुत सारे इलाके पिछड़े हैं, आदिवासी इलाके हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा काम करने के बाद उम्मीदें भी और बढ़ती हैं तेजी से। एमके सिंह साहब, आप जरा हमें बताइएगा संक्षेप में कि वहां पर अगर हम कास्ट कॉम्बिनेशन की, कास्ट किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 2014 में एनडीए सरकार इसलिए बन पाई क्योंकि ओबीसी या एससी एसटी वर्ग के बहुत लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट किया था। इस बार भी बिहार में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ओबीसी वोट में थोड़ा सा भले ही बिखराव हो, लेकिन अभी भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या एससी एसटी हो, वो नीतीश कुमार के नाम पर साथ में जुड़ा है। क्या झारखंड में भी आपको लगता है कि बीजेपी के साथ ऐसी परिस्थितियां हैं? दो पक्ष हैं अभिषेक जी। पहली बात तो 2014 और 2019 में राजनीतिक दशा और वहां का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। महागठबंधन में 4 महत्वपूर्ण पार्टियां, जो झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो मजबूत पार्टियां हैं, और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और का साथ आया हुआ है, और आरजेडी भी उसमें जुड़ी हुई है। तो कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम एंड आरजेडी, ये चारों सीट जो साथ में जब आए हैं तो वहां की राजनीतिक स्थिति इन महागठबंधन के पक्ष में काफी मजबूत हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जिस ढंग से बीजेपी ने काफी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बना के रखा है और इनका मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, जिस बात का जिक्र वो बार बार हो रहा है कि सीएनटी एक्ट, एसपी एक्ट से काफी ज्यादा वो एक माहौल बदला है, उससे क्षति हुई है भारतीय जनता पार्टी को। रघुवर सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम लोगों तक नहीं
पहुंच रही हैं। और लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, अभी मैं 3 दिनों तक संथाल परगना में था। संथाल परगना की उप राजधानी दुमका है, लेकिन अगर आप दुमका जाके देखें, आप गुड्डा जाके देखें, आप ये अभिषेक जी मिनरल बेल्ट है। ये ऐसा बेल्ट है जहां पे आप देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को भी देखेंगे। यहाँ पे ऐसा बेल्ट है कि कोल के सीसीएल जो है, ईसीसीएल जो है, सबसे बड़ी माइंस ललमटिया वहां पे है। सारी तमाम चीजें हैं। औद्योगिक लाभ जो है आम लोगों के अभी तक 19 साल में भी नहीं पहुंचा है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का फेल्योर है। सबसे अविकसित क्षेत्रों में से पूरे देश में है। आदिवासी क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, सारी संभावनाएं हैं। टूरिज्म का डेवलपमेंट यहाँ अपूर्व हो सकता है, चाहे वो देवघर हो, चाहे वो मसानजोर हो, चाहे अभी मैं उस क्षेत्र में था। मैंने 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण देखी हैं, जिसके कारण मुझे इस बात का जिक्र करना पड़ रहा है कि वहां चुनाव परिणाम जो है महागठबंधन के मजबूती के बावजूद भी अप्रत्याशित हो सकता है। ये 2 चीजें हैं कि मैंने अंदरूनी क्षेत्रों में, मसानजोर के क्षेत्र में, मसलिया के क्षेत्र में, रामगढ़ के क्षेत्र में महिलाओं से जब बात की तो उन्होंने उज्ज्वला योजना का, गैस का जिक्र किया कि हमको गैस मिला है, और गैस मिलना और उसका लाभ होना वो विपक्षी दल बोल सकते हैं। दूसरी बात मैंने देखी कि ये जो यंग ट्राइबल लड़के हैं, उनका मन जो है वो वहां, चूंकि वो जेएमएम के वोट बैंक थे, उनमें मैंने बदलाव देखा है। ये 2 चीजें अभिषेक जी बड़ी महत्वपूर्ण है, मुझे भी इस चुनाव को प्रभावित करेंगी। मतलब मुझे भी, जो आप कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ योजनाएं जरूर इस सरकार की रही हैं जो कि बिल्कुल बेसिक नीड जो थी वो पूरी करने की कोशिश की गई, जिसको गिना भी रहे हैं लोग। आनंद झा जी, आप जाहिर तौर पर खुश होंगे क्योंकि जो एमके सिंह साहब कह रहे हैं वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते, इसलिए उनकी बात को हम निष्पक्षता से देखकर कहें कि आपके लिए यह सुखद रहा है। निश्चित रूप से, और मैं तो पहले से भी कहता आ रहा हूं, और पूरे दल के लोग भी हर तरफ कह रहे हैं कि चाहे वो गैस उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे टॉयलेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे स्कूल के भवनों का निर्माण हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हो, किसी भी दिशा में काम की कमी नहीं रही है। भरपूर मात्रा में काम हुआ है। इस बात को भुनाया कि 60 साल तक लोगों के बैंक अकाउंट नहीं खुले। देखिए, भुनाया नहीं, भुनाना एक अलग विषय है, लेकिन करना अलग विषय है। भुनाने का काम, आज अभी माधव जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए, प्रचार के लिए गए। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि अपने देश की एक परंपरा रही है कि खेती का काम संपन्न हो गया तो चलो भगवान की पूजा करते हैं, बेटा पास कर गया चलो भगवान की पूजा करते हैं, कटाई हो गई चलो भगवान की पूजा करते हैं। एक हमारे पद्धति में, हमारे संस्कार में रचा बसा है। तो उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव मतदान का प्रचार कार्यक्रम बंद हो गया तो अपनी परंपरा के अनुसार, यही फर्क है कि अपनी परंपरा के अनुसार वो केदारनाथ गए। और इनकी मतलब पिछली जो कांग्रेस की ट्रैक रिकॉर्ड रही है कि वो चुनाव संपन्न हुआ, कार्यक्रम समाप्त हुआ, चले गए सिनेमा देखने के लिए, चले गए विदेश घूमने के लिए। तो इसमें इनको क्यों दिक्कत होती है? विपक्षी लोग या जो भी हमारे मित्रगण इस तरह की बात करते हैं, उनको अपनी परंपरा का, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि अपने परंपरा के अनुसार चलिए। यानी आपको लगता है कि आपकी पार्टी जो है वो आपके नेता घूमने का नहीं बल्कि परंपरा के मुताबिक चलते हैं और साथ ही साथ काम में विश्वास करते हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और ये पूरी दुनिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया ये चीज लोहा मान रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो उनकी जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उसके संदर्भ में। आप देखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कह रहे थे, मैं उस पर आपसे बात करूं कि ये दावा बार बार ये कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से, उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं कि हां, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक नीड थी उसे पूरा करने का काम इस सरकार ने किया, जो एक बड़ा मुद्दा होता है। आप देखिए, सड़कें कितनी बनी, ये वो आप जानते हैं या बाकी पार्टियां भी जानती हैं, हम लोग भी जानते हैं, सब लोग। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाना, गैस पहुंचाना, बिजली उपलब्ध कराना, ये चीजें जो है वो सरकार के लिए पॉजिटिव होती हैं। अभिषेक जी, आपके सभी सवालों के मैं जवाब दूं, इससे पहले मैं आपको एक बात का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके सवालों को मैं जवाब देता रहा हूं बरसों से। आपके कई तीखे सवाल भी हमने झेले हैं और झेलते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हो, राजनीति में हो, तो आपसे बात होती रहेगी। एक बड़ी बात आपके टीवी के माध्यम से हम देख रहे थे, थोड़ा उस पर सामाजिक चर्चा है, कर ले 2 मिनट, उसका जवाब हम दे देंगे कि एक गर्भवती महिला
और वो पुणे से आती है और मतदान करती है, उसको आप दिखाते हैं, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। आजकल हम लोग एक परंपरा है कि होली में, छठ में हम लोग घर जरूर आते हैं, बाहर दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से कमा के आते हैं, लेकिन मतदान करने नहीं आते हैं। लेकिन उस महिला के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके साहस का दाद देते हैं कि 8 मास की गर्भवती महिला पुणे से यहाँ आई, एक तो शरीर से इस प्रकार के, दूसरा कि उन्होंने वहां से 10,000 से लेकर 20,000 रुपया तक खर्च हुआ होगा एक मतदान करने में। ये बड़ी प्रेरणा स्रोत है ये वो महिला। उससे ज्यादा आपको भी धन्यवाद देते हैं कि इसको आपने दिखाया है, ये समाज के लिए बड़ा प्रेरणादायक होगा। हम चाहेंगे कि इसको अब एक आध बार और दिखाइएगा कि इस साल नहीं तो अगले चुनाव में, उसके अगले चुनाव में उसका काफी लाभ होगा। इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। अब मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं। इन्होंने विकास की बात कही और आपके चैनल के माध्यम से लगातार हम लोग चर्चा करते रहे। आप याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते थे तो पहले डिजिटल इंडिया पर आ जाए, इन्होंने डिजिटल इंडिया मैंने लाया। तो इन्होंने कहा था कि 86 में मैंने डिजिटल कैमरा से आडवाणी जी का फोटो खींचा था और वो फिर दिल्ली में छपा था कलर। तो आडवाणी जी बड़ा आश्चर्य किया था। तो दो बात है, या तो प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञान का अभाव है या प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। अगर सच ही बोल लिए तो इस बात को तो माने ना भारतीय जनता पार्टी। गरिमा को समझिए, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। प्रधानमंत्री एकदम मेरे बाबा, आप बोल रहे हैं, आप सिनेमा देखने की बात कहें, मैं नहीं बोला हूँ। सिनेमा देखने की बात कहें, मैं नहीं बोला हूँ कि आप बात को सुनिए। मैं गरिमा में बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी प्रश्न पूछ सके। भारतीयता की मर्यादा का पालन प्रधानमंत्री जी करते हैं, कहीं छुप के किसी जगह नहीं जाते हैं। और यहाँ इनके नेता छुप के जाते हैं, गायब हो जाते हैं, साल में 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार केदार यात्रा पर संकट उनको महसूस होता है। प्लीज एक बार हाँ, राठौर साहब आप अपनी बात पूरी करिए। जी आप अपनी बात। मैंने बड़ी आदर से प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर 86 में नहीं उन्होंने डिजिटल कैमरा से फोटो खींचा, आडवाणी जी का दिल्ली भेजा, कलर फोटो छपा, इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर मैं झूठ मान लूं तो कोई बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको सच मानती है, वो तो खैर व्यक्तिगत हो गया मामला ना। इन्होंने अभी देखिए, मैं बार कह रहा हूं कि जो गैस की बात हो रही है कि झारखंड में खुद एक्सपर्ट बात करके आए और वो कह रहे हैं कि महिलाएं इस बात से बहुत प्रभावित हुई। मैं वही जा रहा हूं। इन्होंने घोषणा किया था कि जब नोटबंदी के बाद कि कैशलेस इंडिया बनेगा। इनके नोटबंदी के ठीक 15 दिन के बाद रघुवर सरकार ने रांची के एक इलाके में जाकर उन्होंने घोषणा किया कि ये इलाका अब कैशलेस हो गया। देश के कोई इलाका बता दे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी, कोई मंत्री, कोई सांसद या कोई सरकार कि देश का कोई इलाका कैशलेस हुआ क्या? झूठ मैं उसमें राठौर साहब, लेकिन हो नहीं सकता है। राठौर साहब मैं उसमें राठौर साहब गैस की बात कर रहा हूं। राठौर साहब मैं उसमें देखिए, मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ूं कि ऐसा नहीं होता है कि कोई सरकार तभी इनिशिएटिव लेगी जब वो सोचकर चले कि 100% ये हो जाएगा। 10% ही हुआ, लेकिन वो बेहतरी के लिए हुआ। अभिषेक जी, मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये इलाका कैशलेस हो गया। आज 3 साल बीत गए, कोई एक इलाका बता दे तो देश में कि यह इलाका कैशलेस हो गया। रहा गैस की बात, गैस सिलेंडर इन्होंने दिया उजाला, खाते तो इन्होंने खुलवाए। खाते में पैसे कितने दिए कि 3500 से कम है तो खाते बंद हो जाएंगे। 3500 से ज्यादा है तो सब्सिडी। ये गलत बात मत बोलिए राठौर साहब वो जीरो बैलेंस कैमरा के सामने में जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुला है, ऐसा नहीं है। 3500 से कम कहां? किसी भी खाते में करंट अकाउंट को छोड़ के किसी भी खाते में 3500 रुपए मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जिनको एक बार गैस मिला, उनका गैस कैसे जलेगा परमानेंट? इस पे सरकार ने क्या सोचा? उनके रोजगार के बारे में क्या सोचा? अच्छा, तो आपकी सरकार आएगी तो क्या लोगों को मुफ्त में गैस उपलब्ध होगा क्या? ऐसा तो है नहीं। मेरी सरकार आएगी और मेरी ही सरकार ने देश की गरीबी को कम किया। और मेरा जो नया योजना लागू होगा, गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यही मेरी सोच है। इसी सोच के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी चलती तो बिहार देश का गरीबी खत्म हुआ होता। लेकिन इनका राठौर जी नहीं, इनका न्याय है, इनका न्याय होगा। नेशनल हेराल्ड केस,
इनका न्याय होगा रॉबर्ट वाड्रा का लैंड स्कैंडल, इनका न्याय होगा 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल, इनका न्याय होगा चारा घोटाला, इनका न्याय होगा चीनी मिल घोटाला, इनका न्याय होगा मिट्टी घोटाला। एक छोटा सा ब्रेक, इन्होंने लोन सैंक्शन कराया, इनके मंत्री और इनके अधिकारी उसमें प्रेरित करते थे कि लोन सैंक्शन